Hi everyone, welcome back to another video and today in this video we'll discuss about एंजाइम। ओके, सो आज हमारा फार्माकोडायनामिक में आज हम क्या पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। ठीक है, एंड बेसिकली हम जानेंगे कि एंजाइम के माध्यम से ड्रग अपना एक्शन कैसे देता है। हम जनरली इसी के ऊपर प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा चीज जाना है कि ड्रग दो तरीके से एक्शन देता है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, एक होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब ड्रग अपना एक्शन जो देता है वो दो तरीके से मोटा मोटी देता है। एंड जब हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में देखेंगे तो एंजाइम के माध्यम से या फिर एंजाइम के माध्यम से किस तरह से ड्रग अपना एक्शन देता है उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो आपने डिटेल में जाना होगा एंजाइम क्या होता है। एंजाइम बेसिकली आपका एक बायो कैटलिस्ट होता है जो कि क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है उसे क्या कर देता है, फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। एंड इसी के कारण हमें क्या होता है, कई प्रकार के बीमारी होता है, कई प्रकार के डिजीज की फार्माकोडायनामिक में क्या होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए या फिर डिफरेंट चैप्टर के लिए रिडायरेक्टेड हो जाएगा। अभी के लिए तो इतना पढ़ाना संभव नहीं, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं एंजाइम के ऊपर आज पढ़ाने वाला, तो एंजाइम के बारे में जब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एंड उस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए कौन सा ड्रग होता है, कौन सा इनहिबिटर होता है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ। इतना तो पता चल गया एंजाइम हमारा बायोकैटलिस्ट होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होता है उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब इसी एंजाइम के कारण हमें डिफरेंट डिजीज होता है। जैसे मान लीजिए आपने सभी ने देखा होगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ये ब्लड प्रेशर जनरली कैसे होता है, ये ब्लड प्रेशर होने के लिए दो एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड प्रेशर होने के लिए, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए आपका दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुए। एक होता है आपका रेनिन एंजाइम एंड एक होता है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये दो एंजाइम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कराने के लिए ये जिम्मेदार है। मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो ये दो एंजाइम आपके रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए ब्लड प्रेशर ने, एक होता है एंजियोटेंसिनोजेन, जब मैं किडनी के बारे में पढ़ा रहा था तब इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो किडनी वाले चैप्टर में एंजियोटेंसिनोजेन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया था, वो लेक्चर जाकर के देख लेना। ठीक, तो एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन आई कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन आई में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन आई जो होता है ये एंजियोटेंसिन डबल आई में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू व्हिच दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एसी का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये भी याद रख, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एसी का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो हमें ब्लड प्रेशर कैसे हुआ, जब एंजियोटेंसिन आई में कन्वर्ट हो गया तो किसने कन्वर्ट किया, उस रिएक्शन को किसने फास्ट अप किया, आपका रेनिन एंजाइम ने फास्ट अप किया। उसी तरह से एंजियोटेंसिन आई से एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो किसने किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है, आई को कन्वर्ट कर रहा है सेकेंड आई। ठीक है, एंड इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण अल्टीमेटली आपका हाई बीपी होता है। ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन होता है। तब हम क्या करते हैं, हम जनरली करते हैं, देखो अगर टेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन आई आ रहा है, ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन आई से एंजियोटेंसिन डबल आई आ रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको कराने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं क्या करूंगा, रेनिन एंजाइम एंड ये ACE एंजाइम को अगर मैं इनहिबिट कर दूंगा तो हमारा हाई बीपी नहीं होगा। तो कैसे करूंगा भाई, रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिस्किरेन लेते हैं, एलिस्किरेन। इसी तरह से AC एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए ACE इनहिबिटर ड्रग यूज करते हैं। ACE इनहिबिटर में आपका क्या आएगा, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, जिसके लास्ट में प्रिल वर्ड है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, ऐसे जितने भी प्रिल जो लास्ट में सफिक्स में जो आएगा उस तरह का ड्रग दिया जाता है। जब हम मान लीजिए कैप्टोप्रिल दे रहे हैं तो ये क्या करेगा,
ACE एंजाइम को ये स्टॉप कर दे। जब ACE एंजाइम को ये इनिबिट कर देगा तो मुझे बताओ एंजियोटेंसिन आई से क्या एंजियोटेंसिन डबल आई होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस भाई साहब को हमने रोक दिया। करेक्ट। उसी तरह से एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन आई में कन्वर्ट हो रहा है एंड उसे कन्वर्ट करने के लिए आपका रेनिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं रेनिन एंजाइम इनिबिटर ड्रग, जो कि क्या होता है आपका एलिस्क्रेन होता है, इस एलिस्क्रेन को अगर ले जाऊंगा, अगर मैं कंज्यूम करूंगा, तो हमारा रेनिन एंजाइम क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा या फिर इनिबिट हो जाएगा। इनिबिट हो जाने से क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन आई कभी नहीं बन पाएगा एंड जब एंजियोटेंसिन आई नहीं बनेगा तो डबल आई कैसे बनेगा? तो हमने क्या करा कि डिफरेंट लेवल पर हमने इसको रोक दिया। एक तो पहला लेवल ये हो गया, पहले लेवल पर हमने इसी को रोक दिया, रेनिन एंजाइम इनिबिटर ड्रग हमने यूज कर दिया एंड दूसरा जो हमने किया वो यहाँ पर किया, मतलब एसी एंजाइम इनिबिटर ड्रग, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर ड्रग यूज कर लिया। मान लीजिए कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, ये जितने भी प्रिल ड्रग है हमने यूज कर दिया। तो हमने 2 स्टेज पर इसको रोक दिया ताकि हमारा हाई बीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड अगर ये दोनों एंजाइम हम अगर स्टॉप कर देते हैं या उसका प्रोडक्शन को मान लीजिए उस एंजाइम को हम इनिबिट कर देंगे, तो आप मुझे बताओ क्या आपको कभी हाई बीपी होगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एंजाइम के कारण हमें हाई बीपी हो रहा एंड हमने क्या किया, उस एंजाइम को इनिबिट कर दिया, तो हमारा हाई बीपी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कि ड्रग को कैसे पता चलेगा ये रेनिन एंजाइम, ड्रग को कैसे पता चलेगा ये सोडियम एटिपेज एंजाइम है, ड्रग को कैसे पता चलेगा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ड्रग को कैसे पता चलेगा ये ACE इनिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ड्रग को ये कैसे पता चलेगा? जब हम ड्रग को, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ड्रग को कैसे पता चलेगा कि कोई एंजाइम ऐसा है, ये कहानी है। तो जब क्या करते हैं हम ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं, तो तब हमें डिसाइड करते हैं कि उस एंजाइम को इनिबिट करने के लिए हमें कौन सा ड्रग बनाना है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आ रहा है कि ड्रग को हमने डेवलप किया किस तरह से? एंजाइम को इनिबिट करने के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे सर एंजाइम को इनिबिट हमने क्यों किया? क्योंकि इसी एंजाइम के कारण हमें हाई बीपी हो रहा है, तो एंजाइम को इनिबिट करना आवश्यक। एंड ये एंजाइम को जो इनिबिट किया जाता है, इस एंजाइम इनिबिट होता है 2 तरीके से। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन। ठीक है, तो एंजाइम को इनिबिट जो करने की जो आइडिया है वो 2 तरीके से है। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कॉम्पीट करेगा, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब जो कोई कॉम्पीट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो इसी के आधार पर हमें ड्रग बनाना। तो जब ड्रग को फॉर्मुलेट किया जाता है तब डिसाइड किया जाता है कि कौन से ड्रग को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बनाएंगे एंड कौन से ड्रग को आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में यूज करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो आपके जो मैक्सिमम ड्रग जो होते हैं वो जनरली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का होता है। वैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग है, लेकिन अधिकांश जो ड्रग होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग होता है। करेक्ट। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जनरली क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी, जब एंजाइम के ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हो गया हमारा एंजाइम, दिस इज आवर एंजाइम। थोड़ा अच्छे से नहीं, मान लीजिए ये हो गया हमारा एंजाइम। ठीक है, ये हमारा एंजाइम हो गया। अब ये जो हमारा एंजाइम हो गया, इसी के साथ साथ हमें जो ड्रग बनाना है, ड्रग मतलब सबस्ट्रेट जो बना है, क्योंकि एंजाइम, एक कंसेप्ट ये भी रखो, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करेगा वो एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एंड आगे चल करके क्या होगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा एंड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये दोनों फ्री हो जाएंगे। फिर उस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंड फिर वही कहानी एंजाइम प्रोडक्ट होगा। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, तो ये एंजाइम के साथ वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। हमेशा एक कंसेप्ट याद रखो, एंजाइम के साथ केवल और केवल सबस्ट्रेट बाइंड कर। ठीक है,
मतलब एंजाइम आ गया मतलब सबस्ट्रेट आ गया। एंड एंजाइम को बेसिकली क्या कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है आपका लॉक, एंड सबस्ट्रेट को कहा जाता है आपका की। आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल। अगर लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा नहीं होगा तो जब एंजाइम चैप्टर आएगा वहां पर मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जान लो, जो एंजाइम होता है उसी को हम लॉक कहते हैं, एंड जो सबस्ट्रेट होता है उसी को हम जनरली की कहते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया एंजाइम का एक्टिव साइट। सो ये क्या साइट है, ये हो गया हमारा एक्टिव साइट। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। तो एंजाइम के पास दो साइट होता है, एक होता है एक्टिव साइट एंड एक होता है आपका एलोस्टेरिक साइट। एंड हमेशा जब हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल बनाते हैं उस वक्त क्या करते हैं कि एंजाइम के साथ बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, तो हम सबस्ट्रेट को जनरली वैसा बनाते हैं। देखो सबस्ट्रेट को मैंने ऐसा बनाया, तो एंजाइम देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला यहाँ से फिट होगा, क्योंकि ये अगर हमारे लिए लॉक हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो ये एंजाइम एंड दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट, ये दोनों बाइंड करेगा और एंजाइम प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट को हम बनाते हैं तो सबस्ट्रेट मतलब ड्रग, तो हम इसी तरह से बनाते हैं क्योंकि वो एक्टिव साइट जाकर के बाइंड करेगा। तो एक्टिव साइट पर जाकर के जब बाइंड करेगा तभी जाकर के वो एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझे। मान लीजिए एक एंजाइम होता है आपका कोलिनस्टेरेज एंजाइम, कोलिनस्टेरेज एंजाइम। ये कोलिनस्टेरेज एंजाइम क्या होता है, एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। सो एसिटिल कोलिन अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन का जो कंसेंट्रेशन होगा हमारे बॉडी में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड एसिटिल कोलिन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उसके रिलेटेड क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसफंक्शन हमारे बॉडी में होगा। तो हम तो डिसफंक्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं फंक्शन, हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन में मेंटेन होकर के रहे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कोलिनस्टेरेज एंजाइम को इनिबिट कर दें, ठीक है। एंड ये कोलिनस्टेरेज एंजाइम कैसे इनिबिट होगा, मान लीजिए ये हो गया आपका, ये होगा आपका कोलिनस्टेरेज एंजाइम, दिस इज नोन एज कोलिनस्टेरेज एंजाइम, ये आपका एंजाइम है। एंड ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए आपका क्या क्या है, एसिटिल कोलिन भी है। एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिल कोलिन एक ड्रग भी है। तो ये एसिटिल कोलिन इस वाले एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा। एंड अगर ये एसिटिल कोलिन इस एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो क्या होगा, कोलिनस्टेरेज एंजाइम जो है ये इसको डिग्रेड कर देगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं ना एसिटिल कोलिन डिग्रेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एसिटिल कोलिन से ज्यादा पोटेंसी ड्रग हमें बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, एसिटिल कोलिनस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग हमें देना पड़े। उसके लिए क्या एग्जांपल है, मान लीजिए आपका नियोस्टिग्मिन हो सकता है, साइसोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, ये जितने भी ड्रग है, नियोस्टिग्मिन, ठीक है, नियोस्टिग्मिन, ठीक है। तो नियोस्टिग्मिन ड्रग का कंसेंट्रेशन क्या है, एसिटिल कोलिन के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंसी है। तो ये नियोस्टिग्मिन क्या हो गया, आपका कोलिनस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ये नियोस्टिग्मिन क्या करेगा, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन बहुत पावरफुल है, इसका पोटेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये इस एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा। जब ये एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो एसिटिल कोलिन क्या होगा, बाइंड नहीं हो पाए, क्योंकि इस दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। एसिटिल कोलिन भी चाह रहा है कि मैं यहाँ पर बाइंड करूंगा, नियोस्टिग्मिन भी चाह रहा है कि मैं यहाँ पर जाकर के बाइंड करूंगा, लेकिन एक एंजाइम पर दो सबस्ट्रेट कभी बाइंड नहीं हो सकती, या एक ही बाइंड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, एंड कंपटीशन को क्रैक कौन कर रहा है, आपका नियोस्टिग्मिन क्रैक कर ले रहा है। तो नियोस्टिग्मिन जब इसी के साथ बाइंड हो जाएगा वो इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर। एंड ये एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एसिटिल कोलिन घट जाने से हमें जो प्रॉब्लम हो रहा था अब वो फिक्स हो चुका है। तो ये इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह से अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर देखेंगे, जनरली मैक्सिमम ड्रग आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग होता है, जैसे कि आपका एस्पिरिन हो गया, सेलिकॉक्सिब हो गया, ठीक है, दिस आर द कॉक्स इनहिबिटर, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ठीक है। एंड इसी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के साथ कौन जनरली आपका बाइंड करता है, इकोसानॉइड, ठीक है।
एंड ये एकोसाइनाइड अगर बाइंड करेगा तो हमारा क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस अगर होगा तो क्या होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। तो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन अगर प्रोड्यूस करेगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका कॉक्स एंजाइम, ठीक है, दिस इज नोन एज कॉक्स एंजाइम, ये हो गया आपका कॉक्स एंजाइम, ठीक है। तो इसी कॉक्स एंजाइम के साथ ये भी बाइंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इसके लिए देंगे, जो कि हम क्या देंगे, जो कि हम देंगे एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एस्पिरिन यहाँ पर जाकर के बाइंड करेगा, या तो यहाँ पर बाइंड करेगा या फिर एंजाइम का एक साइट होता है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। लेकिन हमेशा याद रखो, एलोस्टेरिक साइट पर जनरली आपका क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाइंड कर, ठीक है। ये एक मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए ये हो गया आपका एंजाइम, ठीक है, दिस इज योर एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम पर ये होता है आपका एलोस्टेरिक साइट, दिस इज एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट में हमेशा कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करेगा, एंड यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग बाइंड। इतना क्लियर है। एंड हमेशा याद रखो ये दोनों में से कोई एक बाइंड, ठीक है। भले ही हमारे पास दो साइट है, एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, लेकिन अगर एंजाइम के साथ कोई एक बाइंड करेगा तो दूसरों को बाइंड करने के लिए और जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या करेगा, भाई मैं एक्टिव साइट पर जाकर के क्यों बाइंड करूंगा, मैं सीधा जाकर के यहाँ पर बाइंड करूंगा एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, नॉन कॉम्पिटिटिव जितने भी इनहिबिटर ड्रग होते हैं वो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के बाइंड कर। तो एस्पिरिन ड्रग अगर यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा तो बाइंड करने से क्या होगा, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तब क्या होगा, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, एंड इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के चलते आपका क्या हो रहा था, डिफरेंट आपका इन्फ्लामेशन कैरिड आउट हो रहा था, ठीक है, इन्फ्लामेशन कैरिड आउट हो रहा था। तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को या इसका कंसंट्रेशन को बंद कर दिया एस्पिरिन के माध्यम से। क्या दिया, एस्पिरिन दिया। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस अल्टीमेटली नहीं, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया, या फिर साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है, कॉक्स एंजाइम जो होता है, एस्पिरिन ने इसको ब्लॉक कर दिया, एंड ब्लॉक करने के कारण जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा था वो अब नहीं होगा, एंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन अचीव हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ड्रग एंजाइम के साथ अपना एक्शन प्रोड्यूस करके देता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो, ठीक है। एंड इसी तरह से ड्रग अपना एक्शन देता। अच्छा, ये टॉपिक पर अगर आप बेहतर कमांड अगर प्राप्त करना चाहते हो, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़े। जनरली अब तक हमने जो जो चीज बताया, अगर आपको अगर इस टॉपिक पर महारत हासिल करना है तो फार्माकोडायनामिक को अगर आप अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह से आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एएनएस, पीएनएस इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तीसरा होता है आपका ब्लड के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। चौथा जो होता है एंजाइम के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, रिसेप्टर के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में बता रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल आपका चैप्टर है, ठीक है। एंड और क्या क्या हो गया, ब्लड हो गया, किडनी हो गया, किडनी क्योंकि कुछ कंसेप्ट किडनी में भी आ रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोकॉइड इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर सीधा मैं बोलने जाऊं तो पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ना। फार्माकोलॉजी पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिजियोलॉजी से भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो फिजियोलॉजी अगर पढ़ोगे तो ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हो तो फंक्शन किसी ना किसी ऑर्गन का होगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब सिंपली में एचएपी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम आ रहा है तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उस तरह से यहाँ पर अगर ड्रग का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो स्पेसिफिक आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। एंड उसी तरह से ड्रग का कैलकुलेशन ये भी अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना चैप्टर। तो फार्माकोडायनामिक अगर आप पढ़ने जाओगे तो सीधा बताओ ना, सर डी फार्मा हमें पढ़ना है, सर हमें बी फार्मा पढ़ना है, सर हमें एम पढ़ना। इसीलिए
मैं इस चैप्टर को इतना शॉर्ट में पढ़ा। आप अगर ये सोचते होगे कि सर ने क्यों इतना शॉर्ट में हमें बता रहे हैं, तो शॉर्ट में भाई इतना चैप्टर कोई एक समय में इतना अगर कवर करोगे भाई पूरा डिप्लोमा का दर्शन हो जाएगा, पूरा फार्माकोलॉजी का दर्शन हो जाएगा, पूरा बायोकेमिस्ट्री का दर्शन हो जाएगा, पूरा माइक्रोबायोलॉजी का दर्शन हो जाएगा। तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, जब आप फार्माको डायनामिक पढ़ोगे तो देखो फार्माको डायनामिक्स से आप क्या होता है, फार्माको डायनामिक्स में हर चैप्टर रीडायरेक्ट हो रहा है। फार्माको डायनामिक अगर आप पढ़ोगे तो फार्माको डायनामिक कहाँ पर देखो रीडायरेक्ट हो रहा है। फार्माकोलॉजी का ऑल चैप्टर को रीडायरेक्ट हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री को भी रीडायरेक्ट हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स को भी रीडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि ड्रग आएगा तो फार्मास्यूटिक्स भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री को अगर जानना चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उस तरह से आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो अगर डिजीज होगा, क्योंकि आप डिजीज के ऊपर पढ़ रहे हो ना, तो डिजीज के ऊपर अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि फार्माकोडायनामिक में आप ड्रग के ऊपर स्टडी करते हो, तो ड्रग अगर आ गया तो ड्रग कहाँ पर यूज होता है, आपके कहीं ना कहीं ड्रग यूज होता है रेस्पेक्टिव डिजीज में, तो रेस्पेक्टिव डिजीज के लिए रेस्पेक्टिव ड्रग होता है। तो कहीं ना कहीं आप पैथोलॉजी भी पढ़ोगे, और पैथोलॉजी अगर होगा उसके टेस्ट करने के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी भी जानना, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इतने सारे चैप्टर या फिर बुक्स पढ़ने के बाद तब जाकर के कहीं आपको फार्माकोडायनामिक समझ में आए। तो जनरली मान लीजिए मैं अभी एंजाइम के बारे में पढ़ रहा हूँ, जब मैं बायोकेमिस्ट्री में इसको एंजाइम के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, जब मैं एंजाइम के ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा एंड उस एंजाइम के लिए कौन सा इनहिबिटर ड्रग होता है वो जब आपको मैं फार्माकोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये होता है, ये वैसा आपको एक आइडिया मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप सिर्फ एक उसका एक ट्रेलर, तो फार्माकोडायनामिक को मैं अदर वर्ड में कह सकता हूँ एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर है किसका, एक जनरली मूवी में आप क्या देखते हो, कोई मूवी आने से पहले एक ट्रेलर होता है, एंड यहाँ पर मूवी कौन है, मूवी आपका फार्माकोलॉजी भी नहीं, क्योंकि फार्माकोलॉजी अगर यहाँ पर मूवी कह दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका मूवी कौन है, फार्माकोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिक्स है। सो दीज आर मूवी का एक पार्ट हो, बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे डायलॉग होता है, जैसे आपका पैथेटिक सीन होता है, जैसे आपका हीरो आएगा, रोमांस होगा, डिफरेंट कैरेक्टर होता है। तो ये फार्मेसी का डिफरेंट कैरेक्टर है। तो फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेलर ऑफ अ फार्मेसी एजुकेशन। करेक्ट, ये होता है मेरा डायलॉग मारने का स्टाइल। ठीक है, तो फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक क्या है, आपका फार्मेसी एजुकेशन का एक ट्रेलर है। एंड मूवी में कौन सा किरदार निभा रहे हैं, मूवी आपका हो गया पूरा फार्मेसी एजुकेशन। उस फार्मेसी एजुकेशन में क्या होता है, डिफरेंट जो रोल प्ले करने वाले लोग हैं वो क्या है, फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है। तो इनमें से कोई विलियन होगा, इनमें से कोई हीरो होगा, इनमें से कोई हीरोइन होगा। तो ये हीरो हीरोइन कौन है, आपका माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, दीज आर ऑल द हीरो हीरोइन। ओके, पैथेटिक सीन व्हाटएवर यू मे टोल्ड। ओके, सो ये हो गया फार्माकोडायनामिक प्लस आपका फार्माकोकाइनेटिक, ये हो गया आपका ट्रेलर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। मतलब इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का मूवी। करेक्ट। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो पढ़ने का तरीका क्या है, आपको अगर मेंशन करना अगर चाहते हो कर सकते हो, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन टुमारो नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।